अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। जिस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे वर्ल्ड हार्ट डे या पिछला महीना जो था वो कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए पूरा महीना था, तो इस तरह से नवंबर का महीना खुसूसन ये 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। और इस साल भी पाकिस्तान में बड़े जोश व खरोश के साथ इस दिन को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और इस साल की थीम जो है वो डायबिटीज़ एंड वेलबींग है। और ये थीम इतनी अहम है अपने लिहाज से कि ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं, लेकिन अगले 3 साल तक सेम इसी थीम को जो है उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा है। तो लिहाजा इस मर्ज़ के बारे में अवामुन्नास में आ गई और शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ़ अस्पतालों में और मुख्तलिफ़ जगहों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड या पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी है, वो सब लोग, या वर्ल्ड डायबिटिक फेडरेशन है, पाकिस्तान डायबिटिक फेडरेशन है, तो हर जगह ये डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए इस किस्म के प्रोग्राम किए जाते हैं। डायबिटीज़ एक नाम के लिहाज से तो वो मीठी है, लेकिन उसके जो जितने भी असरात और वो बड़े इंतहाई कड़वे और कसीले जो हैं वो, यानी उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जिस्म की कोई ऐसी शरियान या कोई ऐसा अहम आज़ा महफूज नहीं है जो डायबिटीज़ से बचा हुआ हो। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 537 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज़ की बीमारी में मुब्तला हैं। और पाकिस्तान में 33 मिलियन शुगर के मरीज़, ज़ियाबीत्स के मरीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट किए गए हैं। और ये वो 33 मिलियन है जिनको फुल फ्लेज डायबिटीज़ डायग्नोस की हुई है। इसके अलावा प्री डायबिटिक या बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका अभी तक डायग्नोसिस नहीं हो पाया है। तो ये पेंडेमिक है, पूरी दुनिया, आलमी दुनिया में ये एक वबा की सूरत जो है वो अख्तियार कर चुकी है। अब पाकिस्तान जो है वो सरप्राइजिंगली शायद बहुत सारे हमारे अवाम में लोगों को इसका इतना आगाही ना हो, लेकिन ये जो बीमारी है हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त भी WHO के अदाद व शुमार के लिहाज से पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है, यानी चाइना और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में ज़ियाबीत्स या शुगर या सिंधी में उसको मीठा पेशाब कहते हैं, ये बीमारी जो है वो आम हो गई है। पहले तस्वुर किया जाता था कि ये बीमारी जो है कोई अमीरों की और बड़े शहरों में वाले मरीज़ों, रहने वाले मरीज़ों में होती है, लेकिन अब ये बीमारी बच्चों से लेकर हामला औरतों में, जवानों में, बूढ़ों में और गांव में भी जो है इस बीमारी ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। तो लिहाजा इस बीमारी को मामूली नहीं समझना चाहिए। तो ये जो बीमारी है, मैं एक माहिर अमराज़ क़ल्ब के
नाते से, अल्दो डायबिटीज़ का इलाज ज़्यादातर डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजी से शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स या जनरल फिजिशियंस उसका सही तरह से और अच्छे तरह से डायबिटीज़ की तशख़ीस और इलाज कर सकते हैं। और लेकिन डायबिटीज़ का दिल की बीमारी के साथ इतना गहरा एक ताल्लुक़ है, तो मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं भी डायबिटीज़ में एक तजुर्बा हासिल करके और अपने मरीज़ों को इस किस्म की डायबिटीज़ के बारे में जो है वो, लेकिन आज का जो फोकस हमने रखा है कि क्योंकि डायबिटीज़ और दिल का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अब कोई, क्योंकि डायबिटीज़ जिस्म की पूरी शरीयानों को, चाहे माइक्रोवेस्कुलर यानी छोटी शरीयानें हों या मैक्रोवेस्कुलर जैसे बड़ी शरीयानें हैं, अब दिल की जो शरीयानें हैं वो मैक्रोवेस्कुलर में आ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, स्पेशली डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ की दो किस्में हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और उसमें कोई 30% मरीज़, यानी सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ है वो दिल को जो है वो मुतासर करती है। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो नाम दिया है कि टेनरी डायबिटिक हार्ट सिंड्रोम, इसलिए कि ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ है। लेकिन सिर्फ गल्ब को ही, हार्ट को ही सिर्फ देखा जाए तो हार्ट को ही ये कोई 3 तरह से जो है वो हार्ट को ये डायबिटीज़ मुतासर करती है। नंबर 1 पर जो है वो ये जिस तरह से मैंने बताया कि जिस्म की दूसरी शरीयानों को, तमाम शरीयानों को जो है वो ये सोजिश पैदा करती है और मुतासर करती है और उनमें ब्लॉकेज पैदा करती है। लेकिन जो दिल की शरीयानें हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। तो दिल की शरीयानों, जिसको हम एथेरोथ्रोम्बोटिक यानी डायबिटीज़ की वजह से एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है। दूसरे नंबर पर ये डायबिटीज़ फिर दिल का जो गोश्त है, दिल के जो पट्टे हैं, उन पट्टों को जो है वो कमज़ोर करती है। उसके मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं, जब हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में फिर बात करेंगे, जिसको हम डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अब डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी की डेफिनेशन ये है कि डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी सिर्फ जो हार्ट का मसल होता है, दिल का जो अज़लात होते हैं, उनको कमज़ोर करके और फिर दिल जो है वो कुछ मरीज़ों में बढ़ जाता है और कुछ मरीज़ों में शुरुआत में दिल बढ़ा हुआ नहीं होता है। तो इस दिल के अज़लात की कमज़ोरी को हम डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि उसमें कोरोनरी एंजियोग्राम करके पहले रूल आउट किया जाता है कि डायबिटीज़ ने दिल की शरीयानों को तंग या दिल की शरीयानों को बंद नहीं किया है। तो ये जो डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है, उनकी दिल की शरीयानें या तो नॉर्मल होती हैं या दिल की शरीयानें जो हैं वो उनमें कम डिज़ीज़ होती है, मामूली डिज़ीज़ होती है। और दूसरा ये कि फिर हम हार्ट के मुख्तलिफ टेस्ट करके और पता करते हैं कि ऐसे मरीज़ों को जब हम डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी जिनको कहते हैं, तो फिर उनमें हाइपरटेंशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन से भी दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, तो उसको भी रूल आउट करना पड़ता है। दिल के वेल्स की बीमारियां होती हैं, तो दिल के वेल्स की बीमारियों को भी रूल आउट करना पड़ता है कि वेल्स की कोई बीमारियां नहीं हैं। दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं या दिल की झिल्ली बाहर पेरिकार्डियल डिजीज़ होती हैं या एरिथमियाज होती हैं, तो उन सबको रूल आउट करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती या वो मामूली होती हैं, तो फिर ऐसे मरीज़ों को हम डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और जो तीसरे नंबर पर
जिसको हम डायबिटिक ऑटोनॉमिक कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, केन जिसको हम कहते हैं। ये केन के बारे में और डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में जो शरीयानों की बीमारियां हैं, ये तो ज़्यादातर मरीज़ों को, डॉक्टरों को और पता है, उसके बारे में काफ़ी आगाही और वो है। लेकिन ये जो दो दूसरे सिंड्रोम के हिस्से हैं, केन यानी कि कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी और ये जो डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है, इसके बारे में आगाही बहुत कम है। तो लिहाजा हम ये जो डायबिटिक हार्ट सिंड्रोम है, इस डायबिटिक हार्ट सिंड्रोम को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके और डिस्कस करेंगे। तो इसका पार्ट 1 जो है वो दिल के शरीयानों की बीमारियां होती हैं। और ये जो दिल के शरीयानों की बीमारियां होती हैं, जैसे मैंने बताया कि जिस्म में और भी बहुत सारी शरीयानें होती हैं, माइक्रो मैक्रोवैस्कुलर। तो ये सिर्फ जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि दिल की जो शरीयानें, जिनको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, यहाँ एक डायबिटिक मरीज़ की शरीयानों का डायग्राम है यहाँ पर। और इस डायग्राम में आप शरीयानों को देख सकते हैं। ये लेफ्ट मेन है, इसकी लेफ्ट मेन भी बंद है। और ये शरीयानें देखें, छोटी छोटी शरीयानें, और हर जगह बहुत सारी जगहों पर जो है वो शरीयानें। डायबिटीज़ का एक टिपिकल जो है वो ये है कि डायबिटिक मरीज़ों में एक तो ज़्यादातर मरीज़ों को मल्टीवेसल डिजीज़ होती है, या फिर उनकी शरीयानें जो है वो छोटी होती हैं, डिफ्यूज़ होती हैं। और तो इस तरह से जो है वो शरीयानें जो है वो। अब दूसरी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चुनाचे जैसे मैंने बताया कि दूसरी भी शरीयानें, तो कुछ मरीज़ों में ये होता है कि मरीज़ जो है वो आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं आँखें चेक कराने के लिए। तो आँखों का डॉक्टर फिर उनको बताता है कि आप जाके अपना हार्ट भी जाकर चेक कराएं। और क्योंकि इसलिए कि पता चलता है कि आँखों से कुछ ऐसी चेंजेस जो हैं वो वेस्कुलोपैथी, रेटिनोपैथी की चेंजेस वगैरह आती हैं, तो आँखों के डॉक्टरों को एक शक हो जाता है कि आप दो मरीज़ों को जो दिल की शरीयानें हैं उनकी अलामात नहीं होते हैं उनको, लेकिन जाते तो वो आँखों की तकलीफ़ की वजह से हैं। लेकिन बाद में जब दिल का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी दिल की शरीयानों में भी तंगी और बंदिश आ गई है। इसी तरह से दूसरा एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जिसकी अवेयरनेस जो है वो अवेयरनेस तो है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ डॉक्टरों से ये पर्सनल सवाल करते हुए घबराते और डरते हैं। वो है जो मर्दाना कमज़ोरी, उज़ू तनासल की कमज़ोरी जो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको कहते हैं। उसके लिए भी एक बड़ी मज़ेदार जो है वो एक वो है कि कुछ मरीज़ों में अमराज़ कल्ब से पहले, यानी अंजाना, हार्ट अटैक या फालिज से पहले उनको उज़ू तनासल यानी नामर्दी और उसकी कमज़ोरी पहले शुरू हो जाती है। तो जब वो डॉक्टरों से रुजू करते हैं तो वो फिर डॉक्टरों को डाउट होता है कि अपने दिल का भी आप मुआयना करा लें, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो जिस्म की तमाम शरीयानों को मुतासर करती है। इसी तरह से गुर्दों को जब मुतासर करती है तो फिर गुर्दों के डॉक्टर जब देखते हैं तो उनको शक होता है। इसी तरह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो इस तरह से कुछ इनडायरेक्ट जो है वो, यानी दिल के अलामात यानी हार्ट अटैक, अंजाइना, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट से पहले ही दूसरी जो माइक्रोवैस्कुलर शरीयानें हैं वो मुतासर होती हैं। और उसके बाद जब दिल के लिए टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि इनको दिल की मल्टीवेसल, पहले से ही इनको दिल की मल्टीवेसल यानी कि शरीयानें जो है वो तीनों ही शरीयानें या कभी कभार लेफ्ट मेन तंग या बंद हो चुकी हैं। अब ये दिल की शरीयानों जब मुतासर होती हैं तो उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन
होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं हर मरीज़ में। अब इसकी कम से कम 7 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। यानी बीमारी तो वही एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, लेकिन कुछ मरीज़ों को अंजाइना होता है। अंजाइना में ये होता है कि चलने में, सीढ़ी जाने में, या जमा करने से, या खाना खाने के बाद चलने से, या बच्चे को गोदी में उठा के और चलने से सीने में दर्द होता है, और रुकने से फिर वो दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है या दर्द जो है वो कम हो जाता है, तो उसको हम अंजाइना कहते हैं। वही अंजाइना अगर लेटे लेटे और बैठे बैठे या किसी भी अनप्रेडिक्टेबल वजह से जो है वो होने लगे तो फिर उसको हम अनस्टेबल अंजाइना कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो है तो सबसे ज़्यादा कॉमन वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में ये होता है कि अचानक सीने में दर्द होता है। ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो उनको कम से कम 65% जो मरीज़ होते हैं उनको हार्ट अटैक से पहले चलने में अंजाइना के या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स नहीं होते, और उनको अचानक जो है वो हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक में ये होता है कि सीना पूरा अचानक जो है वो पूरा सीना जाम हो जाता है, दर्द होता है, पसीने आते हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं। अच्छा, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, ख़ास करके एल्डरली या जिनको पुरानी डायबिटीज़ होती है, उनमें एक चीज़ थोड़ी सी मुनफरिद होती है कि वो कि कभी कभार उनको एटिपिकल हार्ट अटैक होता है। यानी उनको पेट में तकलीफ़ होती है, सीने में दर्द की बजाय पेट में तकलीफ़ होती है, खांसी होती है, या अचानक जो है वो जिस्म ठंडा हो जाता है, पसीने होते हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि उनमें दर्द नहीं होता है, दर्द का एहसास, क्योंकि डायबिटीज़ ये जो तीसरा ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से उनमें दर्द का एहसास जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनकी नर्व डैमेज हो जाती हैं। तो लिहाजा उनको जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको एटिपिकल मैनिफेस्टेशन होती है। तो हार्ट अटैक के बाद फिर चौथे नंबर पर ये होता है कि अचानक हरकत कल्ब बंद होके और मरीज़ मौत का शिकार हो जाते हैं। और 5वें नंबर पर मरीज़ों को ये होता है कि उनको ना तो अंजाइना के सिम्टम्स होते हैं, ना फिर हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनको शुरुआती हार्ट फेलियर के सिम्टम्स से होती है। यानी उनको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, थोड़ा सा हलचल करते हैं तो सांस की तकलीफ़ होती है, जब रुक जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर उसको तवज्जो ना दी जाए या उसकी तशख़ीस और इलाज में कोताही हो जाए तो फिर वो सांस की तकलीफ़ आस्ता आस्ता बढ़ के इस किस्म की नौबत आती है कि मरीज़ों को बैठे बैठे और लेटे लेटे सांस होना लगता है। और कई मरीज़ रात को बिस्तर में बैठकर और यूँ इस तरह से बैठकर और पूरी रात जो है वो इस तरह की सूरत में गुजारते हैं। थोड़ी देर सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो इस तरह से रात को उनको सांस, खांसी, पाँव पर सूजन, पेट में तकलीफ़, पेट में पानी भर जाता है, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। कुछ मरीज़ों में ये होता है कि उनकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है, जिनको हम कार्डिक एरिथमियाज़ कहते हैं। और कार्डिक एरिथमियाज़ को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उसमें एट्रियल भी होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज़ भी होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। अब बेहोशी के दौरे जब पड़ते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल जो है वो शुगर कम होने की तरफ जो है वो जाता है, तो वो समझते हैं कि शुगर की कमी की वजह से उनको बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी शरियानों में प्रॉब्लम्स की वजह से उनको एरिथमियाज़ होती हैं, और उन एरिथमियाज़ की वजह से उनमें बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, और उसका इलाज करने से वो बेहोशी के दौरे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ मरीज़ों में ये होता है कि ये सारी अलामात नहीं होते हैं और वो अचानक मौत का शिकार हो जाते हैं। यानी रात को खा पी के आराम से सोते हैं या ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, कोई किसी किस्म की कोई अलामत नहीं होती, यानी पिछले 24 घंटे के अंदर उनको कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई अलामत नहीं होती हैं, और वो अचानक जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। और चुनांचे हमारे जैसे मुल्कों में
पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं होता तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इसको हार्ट अटैक हुआ, उसको हार्ट फेलियर हो गया। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से उसको पुकारते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर उसको देखा जाए तो उसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं कि अचानक जो है वो उनका मौत हो जाता है, जबकि उनकी जो प्रॉब्लम होता है वो शरेयानों में होता है। ख़ास करके ये जो लेफ्ट मेन शरेयान है, इस लेफ्ट मेन शरेयान में अगर अचानक ओक्लियन हो जाए तो ये मरीज़ जो है वो बिस्तर में ही नींद के दौरान ही मौत का शिकार हो जाते हैं। अब ये जो जिनको शरेयानों की बीमारियां होती हैं उसकी तशख़ीस जो होती है, एक तो अलामात के बेस पर ज़्यादातर जो तशख़ीस होती है 90% मरीज़ों में वो अलामात से डॉक्टर को पता चल जाता है। लेकिन ये यहाँ पर ईसीजी को दिखाया है, दो किस्म की ईसीजी है। एक ईसीजी है एक ऐसे मरीज़ की जिसकी हरकत कल्ब यानी हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, इसको पॉलीमार्फ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की ईसीजी है। दूसरी जो ईसीजी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग ईसीजी है और बहुत रेयर ईसीजी है। अब ईसीजी दिखाने का मकसद ये है कि ईसीजी जो होती है वो दोस्त भी है दुश्मन भी है, और ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, चुनाचे उनको दर्द वगैरह का एहसास नहीं होता और वो फिर ईसीजी के लिए जब जाते हैं तो अक्सर मरीज़ों में जब ईसीजी नॉर्मल होती है तो डॉक्टर्स जो हैं उनको उनके एटिपिकल सिम्टम्स की वजह से घर भेज देते हैं, और बाद में जब उनको हार्ट अटैक होता है, उनको हार्ट अटैक की वजह से कुछ मरीज़ों को दर्द होता है, कुछ मरीज़ों को और एटिपिकल सिम्टम, उसके बाद जब इमरजेंसी में वापस आते हैं और ईसीजी करते हैं तो पता चलता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। तो उसके बाद फिर उनको जो है वो कैथ लैब में ले जाके और उनकी एंजियोग्राफी करके और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो ये ईसीजी का जो एक, क्योंकि ईसीजी हर जगह इजीली सस्ती है, हर जगह दस्तयाब है, तो सबसे पहले जिसको भी थोड़ा सा भी कोई कुछ अलामत होती है तो वो जाके ईसीजी कराते हैं। लेकिन ईसीजी की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसी तरह से ईको की भी लिमिटेशंस हैं। बहुत सारे ईकोज़ हैं, ईको में भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आता है, तो बहुत सारे मरीज़ों को एक मुगालता होता है कि उनका ईसीजी और ईको नॉर्मल है तो लिहाजा उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, ईसीजी और ईको नॉर्मल हो सकता है, और जब एंजियोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि उनको मल्टीवेसल डिजीज़ है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज टेस्ट करके हम ऐसे मरीज़ों का जो है वो पता करते हैं कि अगर उनकी शरेयानों में ब्लॉकेज आ गई है, और वो ख़ास करके ऐसे मरीज़ों में किया जाता है जिनमें टिपिकल अलामात अगर नहीं है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उनको पेन नहीं होता या हार्ट के अलामात नहीं होते हैं, तो स्क्रीनिंग के लिए पहले से ही हम उनकी एक्सरसाइज टेस्ट करके और पता करते हैं कि उनकी शरेयानों में ब्लॉकेज तो नहीं आ गई है। अगर शरेयानों में ब्लॉकेज आ गई है तो फिर उनको कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए बताया जाता है। कि इसके अलावा अब सीटी कोरोनरी कार्डियक एमआरआई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी कोरोनरी एंजियोग्राफी है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी से ये है कि तमाम शरेयानों को आप सही तरह से देख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद ही आप फैसला कर सकते हैं कि ऐसे मरीज़ को दवाओं के ज़रिए इलाज किया जाए, एंजियोप्लास्टी के ज़रिए शरेयानों को खोला जाए, या बाईपास ऑपरेशन किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ मेंशंस होते हैं, ख़ास करके यंग पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मल्टीवेसल डिजीज़ है, हार्ट मसल थोड़ा सा वीक हुआ है, तो बहुत सारे मरीज़ों को जब बोला जाता है कि आप बाईपास ऑपरेशन करवा लें, तो बहुत सारे मरीज़ बाईपास ऑपरेशन करवाने से कतराते हैं और वो अस्पतालों से या डॉक्टरों से नाराज़ होकर चले जाते हैं। फिर जाके या तो हकीम और होम्योपैथी का इलाज करते हैं या फिर डॉक्टरों को मजबूर करते हैं कि उनकी एंजियोप्लास्टी की जाए, जबकि ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं, ख़ास करके डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, उनको अगर
बाईपास की ज़रूरत है तो उनको बाईपास से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है बनिस्बत बाकी इलाज के तरीक़ों से। तो ये आखिर में मैसेज ये है कि डायबिटीज़ की जो मर्ज़ है ये पूरी दुनिया में एक वबा की सूरत अख्तियार कर चुका है, और हमारे जैसे गरीब और मुतवस्सित मुल्क में भी इस बीमारी में गांव से लेकर शहरों में हर जगह जो है वो डायबिटीज़ जो है वो आम हो गई है। और इस डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो अमराज़ क़ल्ब में जब मुब्तला हो जाते हैं तो फिर उसकी वजह से उनके अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और वो अखराजात सिर्फ़ मरीज़ या उसकी फ़ैमिली के को नहीं मुतासर करते, हुकूमतों को भी, क्योंकि जो हुकूमतें अपने अवाम को अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए फ्री इलाज फ़राहम कर रहे हैं, या जो मुखीर हज़रात जो है वो उस इलाज के ख़र्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बर्डन बढ़ जाता है। और बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो इन बीमारियों की वजह से अपाहिज हो जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते, डिसेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा ये बीमारी ट्रीटेबल है, इसका इलाज है, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं वो लापरवाही करते हैं खाने पीने में, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारी ख़राब हो गई है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस बीमारी के रोकथाम पर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए बनिस्बत बीमारी जब हो जाए तो होने के बाद फिर उसके जो असरात हैं वो काफ़ी कड़वे और कसीले हैं। तो लिहाजा मैसेज ये है कि शुगर की बीमारी जो है वो उससे बचा जाए, और जिनको शुगर हो जाती है उनमें ये दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो उसको कंट्रोल नहीं करते, सही तरह से इलाज नहीं करते, परहेज़ नहीं करते प्रॉपर तरीके से, तो उनकी जब शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ है और उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती तो फिर ये इस किस्म की शरियानों में तंगी और बंदिश, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, दिल के गोश्त की कमज़ोरी, फालिज और आँखों की बीनाई, गुर्दे, अचानक गुर्दे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, डायलिसिस की नौबत आ जाती है, और आखिर में ये कि टांगे कटने की नौबत आ जाती है और लोग जो है वो अपाहिज हो जाते हैं। तो लिहाजा अपनी शुगर को कंट्रोल में रखा जाए, और शुगर को कंट्रोल करने के दो ही तरीके हैं जो सस्ते भी हैं, उनका ख़र्चा भी नहीं है, वो है एक्सरसाइज और खाने पर कंट्रोल। जब तक आप खाने पर कंट्रोल नहीं करेंगे, सोच समझ के खाना और नहीं खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। जब शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो फिर आपको ये अमराज़ क़ल्ब की वबाओं और अमराज़ शरियानों की जो मुख्तलिफ़ वबाएँ हैं उनसे फिर सामना करना पड़ेगा। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में सुबह और शाम को क्लिनिक करता हूँ। अगर आपको इन बीमारियों के मुतालिक किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन करनी हो तो आप अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में कभी भी फ़ोन करके और अपॉइंटमेंट लेके दिखा सकते हैं।